दूसरी लैंड, तीसरी लैंड, चौथी लैंड, तो ऐसे लैंड, अब वो जो एक प्रोजेक्ट का पैसा था वो डाइवर्ट होना शुरू, 4 जगह डूब गया। 4 जगह डाइवर्ट, तब जो भी चीज़ पैसा आएगा और 4 जगह डाइवर्ट होगा तो कहीं ना कहीं तो एंड ऑफ डे रिजर्व मतलब इश्यूज आएंगे। जय भूमि, जय भारत। वेलकम टू रियल एस्टेट A to Z। यार नोएडा पिछले ना कुछ टाइम में बहुत बड़ा है। अगर आप देखोगे पिछले 1.5 साल में नोएडा की मार्केट बहुत ग्रो की है। और आज के पॉडकास्ट में हम नोएडा के बारे में ही बात करेंगे। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स एंड वो नोएडा में ही काम कर रहे हैं। एक जॉब से स्टार्ट किया था, आज अपनी कंपनी है एंड बीन वर्किंग इन ऑल द सेक्टर्स व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, लैंड हो, फार्म हाउसेज हो। और हम आज ये भी बात करेंगे वो किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं एंड हाउ ही इज हेल्पिंग पीपल व्हेन इट कम्स टू क्लाइंट्स आल्सो, इन्वेस्टर्स आल्सो, एंड जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं रियल एस्टेट में। तो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो इसको एंड तक देखिए, उसके बाद बात करते हैं। हेलो भाई। हेलो भाई। वेलकम टू रियल एस्टेट A to Z। थैंक यू फॉर कमिंग। आज कैसे हो आप? बस बढ़िया भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ठीक है भाई, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट की जब बात करते हैं, आपको रियल एस्टेट में इतना टाइम हो गया, और अभी थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि रियल एस्टेट में आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, और उससे पहले आपने क्या पढ़ाई की है, नॉलेज थोड़ा सा उसके बारे में आप अगर बता सको लोगों जी को। भाई। सो मतलब रियल एस्टेट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो मैं फरीदाबाद में पैदा हुआ हूँ, हम्म। फरीदाबाद में ही बड़ा हुआ हूँ, वहीं ठीक है। स्कूलिंग करी है। बट एक पॉजिटिव बात क्या थी कि घर में ना मेरे मतलब मेरे फादर मेरी मदर दोनों आर्किटेक्ट हैं। अच्छा। तो आर्किटेक्ट हैं तो ऑफिस घर में है। तो बचपन से हम लोग यही देखते आए हैं कि क्लाइंट्स आते थे, ड्राइंग बनती थी, उनके घर बनते थे, हम्म। मतलब कोठियाँ बनती थी। आज तो हाई राइज का ट्रेंड आ गया, हाँ। पहले कोठियाँ बनती थी। हम्म। तो फादर डिज़ाइनिंग करते थे, पूरा उनका स्ट्रक्चर जो भी डिज़ाइनिंग होती है कोठियाँ बनाने का। तो हम लोग साइड पे जाते थे, मिट्टियों में खेलते थे, गड्ढे खुदते थे, छत डलती थी तो लड्डू आते थे घर पे, मुहूर्त होता था घर का तो लड्डू आते थे। सो ओके। मतलब यही देखा है। घर में सीमेंट भी आता था, पत्थर भी आ रहा है, लकड़ी भी आ रही है, सुबह शाम इसी से बड़े हुए। बट फिर जब जैसे से बड़ा हुआ तो 11th-12th के बाद क्या करना है, फादर कहते हैं आर्किटेक्ट बन जा। तो नहीं, आर्किटेक्ट नहीं बनना, क्योंकि जर्नी ये देखिए शुरू से, वो देख चुके हो वो ऑलरेडी, तो देख चुके, इसलिए हाँ। कुछ और करना है। हाँ। सो इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग टेक्सटाइल्स में कर ली इंजीनियरिंग। ओके। तो दैट वाज अ चेंज, मतलब वो चेंज था ठीक है। जो कि किसी ने प्लान नहीं किया था कि इंजीनियरिंग कर ली, हॉस्टल में रहा, इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग के बाद जॉब लग गई। ओके। बट उसमें मन नहीं लगा। ठीक है। मन नहीं लगा, हाँ। क्योंकि वो एक बहुत बोरिंग लाइफ है। मतलब किसी को मैं वो नहीं कहूँगा, बट हाँ। वैसे मेरे को बहुत बोरिंग आपके लाइफ लिए लगी, बेसिकली मेरी भी बोरिंग। बोरिंग लाइफ है। हाँ। तो कुछ और करना था, क्या हाँ। करें क्या करें, तो कहते हैं ना वो डेस्टिनी, मैं तो डेस्टिनी विश्वास रखता हूँ। ओके। तो वो डेस्टिनी फिर रियल एस्टेट में ले आई। ओके। तो अब रियल एस्टेट में जो कि प्लान नहीं किया था, जो कि आना नहीं था, बट वो कहते हैं ना कि मैं ऐसा मानता हूँ कि आई वॉज बॉर्न फॉर रियल एस्टेट। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, पर आई वॉज बॉर्न फॉर रियल एस्टेट, कि घर में यही देखा, उसी में फिर आ गए रियल एस्टेट के अंदर। स्टार्ट किया रियल एस्टेट में करियर, कहीं जॉब से स्टार्ट किया। तो जॉब जॉब करने के एंगल से इतना था कि समझना मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है। मार्केट की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि फादर मदर जो कर रहे थे वो एक डिफरेंट एंगल था, वो एक अलग एंगल है, और जो मैं कर रहा हूँ मैं सेल्स कर रहा हूँ, तो सेल्स एक बहुत अलग एंगल है। तो वो समझना, वो स्टार्ट किया जॉब करके, बट वो जॉब भी समझ नहीं आई, ओके। क्योंकि शुरू से बिजनेस देखा है घर में हम्म। कि बिजनेस ही होता रहा है, तो जॉब समझ आई नहीं। साथ साथ अब यस, ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि एक इन्वेस्टर मिल गए अच्छा। जिनको प्रॉपर्टी बेची थी। हम्म। तो उनको उनको डीलिंग समझ आ गई कि कैसे डीलिंग करिए, ठीक करिए, और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी इसी इंडस्ट्री में आए। ठीक है। सो देन ही इन्वेस्टेड ऑन अस। अच्छा, देन यू गाइस स्टार्टेड हाँ, टुगेदर। तो वो भी, ही ऑल्सो ज्वाइन। हम्म। स्पेसिफिकली साहिल की बात करता हूँ, हम्म। साहिल के फादर मिले। हम्म। सो अंकल ने बोला कि तुम लोग मिलके कंपनी स्टार्ट करो। अच्छा। सो वो एक एक वो कहते हैं ना चेंजिंग फैक्टर लाइफ का, हाँ। वो वो एक चेंज कर गया। ओके। एंड वी, आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट 13 years
ओके। जिसको मेरे को इंडस्ट्री में हो गए 13 साल हो गए, एंड एज अ कंपनी करीब करीब 12 साल हो गए ओके। हमें, और हम स्टार्ट हुए थे साथ और आज भी साथ हैं। तो इस तरह से कुछ कह सकते हो कि एंटर इनटू रियल एस्टेट। मतलब आई हैव बीन लिसनिंग टू स्टोरीज, अभी 4-5 पॉडकास्ट जी किए हैं, तो एक चीज ये तो बहुत अच्छे समझ आ गई है कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी हैज प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन ऑल द पीपल हु हैव स्टार्टेड द जर्नी इन रियल एस्टेट, बिकॉज रियल एस्टेट की कोई पढ़ाई तो करता नहीं है कोई बड़ा ही नहीं। इंडिया में, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है अभी कि हाँ, अब आना शुरू हो गया हाँ, वैसे, बट पहले तो कुछ नहीं था। पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी भी वो भी है कि अभी भी थोड़ा सा ये है कि हाँ। चेंज स्टार्ट हो गया बेसिकली। यार उसमें भी ना क्या था ना कि वो एक इंडस्ट्री थी कि प्रॉपर्टी डीलर्स की, कि प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, गलत वो भी नहीं है, मतलब वो एक एक जो कुछ नहीं करता वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर लेता है, ये एक माइंडसेट था। लोग भेजते नहीं थे। आज की डेट में तो एमबीएस भी आ रहे हैं, आईएम से भी लोग आ रहे हैं जो रियल एस्टेट में सेल्स में काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि इट्स एन इमर्जिंग इंडस्ट्री नाउ। आई कैन टोटली रिलेट विद इट, बिकॉज जब मैंने भी सोचा था कि रियल एस्टेट में आने का, पापा ने यही चीज बोली थी, क्या इतना कुछ करने के बाद रियल एस्टेट का दिमाग ठीक है, हाँ तो वो हाँ था, बट अब वो थोड़ा चेंज होता जा रहा है, दैट आई कैन सी इन माय फैमिली आल्सो। तो अगर हम बात करें तो आपने बेसिकली अपनी जर्नी स्टार्ट कहीं और से की थी, जैसे आपने बताया कि जॉब से स्टार्ट की थी, देन यू स्टार्टेड योर बिजनेस, तो आपने मेजर अपनी मार्केट कौन सी चुनी? बिकॉज उस टाइम पे जब आप बोल रहे हो 12-13 साल, उस टाइम में मेजर मार्केट थी नोएडा तो नहीं था, मतलब गुड़गांव मेजर मार्केट थी, तो आपने नोएडा क्यों चूज किया? यार, आपको मैं बोलूँ नोएडा क्यों चूज़ किया, हम्म, सो मैंने गुड़गांव भी काम किया है, हम्म, नोएडा भी काम किया है, बट गुड़गांव और नोएडा में डिफरेंस है एक। गुड़गांव उस टाइम भी एक मतलब मैच्योर्ड मार्केट थी, यू कैन से दैट। ओके, आज तो है ही मैच्योर्ड मार्केट, उस टाइम पर नोएडा एक इमर्जिंग मार्केट थी। ठीक है, नोएडा में ऑनेस्टली 2011 में जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो उस टाइम ऐसा था कि बस एयरपोर्ट आने वाला है, एयरपोर्ट आने वाला है, एंड रेट्स विल गो अप। ओके, सो अब जब भी किसी शहर में एक एयरपोर्ट आता है इंटरनेशनल लेवल का, तो उसके अराउंड सराउंडिंग डेवलपमेंट्स आती हैं, तो सबको लगता है ना कि पैसा बढ़ेगा। सो फिर उसमें क्या होता है ना कि एक इन्वेस्टर के लिए भी, एक एज अ मी फॉर माई कैरियर, एक वो चीज़ है जिसमें ग्रोथ मिलेगी आपको। सो वो नोएडा ऑटोमेटिकली अंदर बस गया कि ठीक, नोएडा ही बेस्ट है। ठीक है, तो नोएडा पे चलो बात करते हैं। चलो आज नोएडा की मार्केट में चल क्या रहा है प्रेजेंट, अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो, बिकॉज मार्केट पिछले 1-1.5 साल में बहुत उठी है, स्पेशली नोएडा की, अगर हम पूरे एनसीआर की बात करें, तो इन टर्म्स ऑफ एनसीआर नोएडा ने बहुत एक अच्छा जंप लिया है पिछले 1.5 साल में। तो आज मार्केट में चल क्या रहा है, एंड फॉर अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव आज उसके लिए मार्केट में है क्या? सी, मार्केट में ना एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया हम्म, है, एंड दैट वाज जो कि सेकेंड वेव के बाद, हम्म, जो कोविड की सेकेंड वेव गई है, उसका मार्केट ने एक सडन जंप लिया है, मार्केट में करेक्शन आई है। अब वो करेक्शन आई है तो जितने ही पुराने इन्वेस्टर्स है सबको बेनिफिट मिला है, राइट, एंड सिंस एयरपोर्ट का काम चल रहा है, एयरपोर्ट का अप्रूवल आ गए, जो कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं पिछले 13 साल से हम ये पूछते थे कि एयरपोर्ट आएगा, एयरपोर्ट वही जो आएगा। आपने भी बोला, हाँ, हाँ, और आज वो एयरपोर्ट आ रहा है, आ चुका है, कंस्ट्रक्शन चालू हो कंस्ट्रक्शन चुकी है। आने वाला है, बिल्कुल रेडी हाँ, स्टेज पे खड़ा हाँ, है एयरपोर्ट। तो वो एक मार्केट में बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया है, और उसकी वजह से आप ये कहूँगा कि उसकी वजह से रेट्स बढ़े, यस वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हम्म, बट यस मार्केट में करेक्शन भी बहुत अनड्यू थी नोएडा मार्केट के अंदर ना, क्योंकि जब से वो जेपी का क्रैश हुआ, हम्म, जेपी जब डाउन हुआ, हम्म, तो रेट्स स्टैग्नेंट हो गए थे। ओके, जैसे गुड़गांव में हर साल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है, हम्म, वो ग्रोथ रुक गई थी मार्केट के अंदर। तो हम्म, वो एक आज एक सडन फॉर्म में आ गई, बट अगर आप देखोगे पिछले 8-9 साल की जर्नी, तो अगर वो ईयर ऑन ग्रोथ आती तो इतनी ग्रोथ आती, तो उसमें ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ, बट यस वो एक दिख रहा है सडनली कि मार्केट एकदम चेंज हो गई है, बट विच इज़ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टर्स, हम्म, कि लोगों को रिटर्न्स मिले हैं, जो रुकी हुई इन्वेंट्री थी सब ट्रेड ऑफ हो गई। हम्म, बीच में ऐसे बहुत सारी थी कि लोग कहते फ्लैट्स नहीं बिकते या हम्म, फ्लैट्स की अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ी है, आज की डेट में सब बिक गया, मार्केट में ऐसा बूम आया। ठीक है। इसी से रिलेटेड में एक सवाल है कि अब क्योंकि बूम आ गया, सारी चीजें हो गई, ठीक है, एयरपोर्ट की वजह से वो बूम आ गया, बट अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जी 10 साल 12 साल पहले, जिन लोगों ने उस टाइम पे खरीदना चालू किया, बेसिकली जब नोएडा मार्केट ग्रो हो रही थी, ठीक है। बहुत लोगों ने पैसा डाला, जैसे आपने जेपी की क्रैश की बात की, देयर अदर बिल्डर्स आल्सो, सब में, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट बने ही नहीं, जी ठीक है, जेपी के तो नहीं बने, बट और भी बहुत सारे बिल्डर थे जिन्होंने हाथ धोए अपने बहती हुई गंगा में, जी बट वो कुछ हुआ नहीं। जी
तो जो इन्वेस्टर जिसने 10 साल पहले खरीदा, 12 साल पहले खरीदा, उसका पैसा तो डूब गया। जी आज उसके लिए मार्केट में क्या हो रहा है कि जो वो थोड़ा सा शांत हो सकता है कि यार चलो ठीक है कुछ बढ़िया हो रहा है, प्लस अब क्योंकि एक बंदे के यहाँ पे ना किसी ने खरीदा, फॉर एग्जांपल मेरे पापा ने खरीदा ठीक है और उनको वो चीज मिली ही नहीं, ठीक है तो मैं भी नेगेटिव हो गया, हाँ मेरे मामा भी नेगेटिव हो गए, मेरे चाचा भी नेगेटिव हो गए। उन लोगों के लिए क्या है? भाई अगर आप देखो ना पिछले, मैं तो जो अपने टाइम से देख रहा हूँ जब से ना, हम्म, उसी टाइम से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। सो अगर 2010 से देखो तो 2010 से पहले क्या होता था कि ना आपको लैंड मिल जाती थी। लैंड के लिए ना नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से आपको 10% पैसे देने और आपको लैंड अलॉट हो जाएगी। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आपको आराम से करनी है। बिल्डर के लिए, बिल्डर की बात करें। ठीक है। सो अब 10% पैसे दिए और मार्केट में उस टाइम कोई रेरा नहीं था, कुछ नहीं था। सो वो मार्केट में एक मार्केटिंग हुई कि प्रोजेक्ट आ रहा है। सो अब उस टाइम ना इट वाज न्यू फॉर ऑल अक्रॉस। पहले लोगों ने, जैसे मैंने बोला ना, सब लोगों ने कोठियां ही देखी हैं, फ्लैट्स फ्लैट्स उस टाइम बनने शुरू हुए थे। राइट। एक नया एरिया डेवलप हो रहा था, एयरपोर्ट आना था, सब कुछ डेवलप हो रहा था। सो उसमें क्या होता था कि लोगों ने पैसे देने शुरू कर दिए, विश्वास, क्योंकि उस टाइम कोई फ्रॉड ही नहीं हुआ था कभी ऐसा। तो विश्वास कि यार क्या होगा, सब नई कुछ ठीक मार्केट है, थी। नई मार्केट है, हाँ, इमर्जिंग मार्केट है, हाँ, अच्छी मार्केट है, सबको रिटर्न मिलेंगे। हम्म, और रिटर्न मिले भी है लोगों को। पर्चियों पे ट्रेडिंग होती थी पहले ना, हाँ, टेंट लगते थे, टेंट में बैठे होते, वहीं पर्चियां घूम रही होती थी। ठीक है। मतलब इतनी तेज मार्केट थी वो वाली। हम्म, तो बट अब बिल्डर के पास क्या हुआ कि उसने 10% दिए और पैसा उठा लिया, पैसा उठा लिया। तो अब उसने कंस्ट्रक्शन भी चालू कर दी। ठीक है। बट अब वो जो पैसा आता है, जो पैसा आता है, तो एम्बिशन सबके होते हैं कि यार हम्म, एक प्रोजेक्ट है, दूसरा आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए, चौथा आना। तो एक लैंड, दूसरी लैंड, तीसरी लैंड, चौथी लैंड, तो ऐसे लैंड, अब वो जो एक प्रोजेक्ट का पैसा था वो डाइवर्ट होना शुरू हो गया। 4 जगह डूब गया चार वो। जगह डाइवर्ट, अब जो भी चीज पैसा आएगा और चार जगह डाइवर्ट होगा, तो हम्म, कहीं ना कहीं तो एंड ऑफ डे रिजर्व, मतलब इश्यूज आएंगे, वो चीज रुकेगी। जो चीज, जो पैसा जिसके लिए बना है, अगर उसमें यूज नहीं होगा, किसी और चीज में यूज होगा, तो इश्यूज आएंगे। यस, प्रॉफिट डाइवर्ट होना चाहिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, हम्म, बट एक जो पैसा जिसके लिए आया उसमें लगना चाहिए। तो अब उससे क्या होगा कि एक टाइम चलता रहा, पर वो पेंटअप होके एक बबल बस्ट हुआ, क्योंकि वो लाइन टूट गई ना कहीं ना कहीं लाइन जाके टूट गई, बीच में। हाँ। आपका फंड फ्लो टूट गया। हम्म, जो फंड फ्लो एक आ रहा है एक चीज के लिए, वो कहीं और यूज हो गया। हम्म, सो अब वो भी नहीं हुआ। पर यस, ऐसा नहीं कि बिल्डर के पास जमीन नहीं थी, पर जब वो क्रैश हुआ, तो क्रैश हुआ तो मार्केट ओवरऑल क्रैश कर गई। मार्केट जब क्रैश करी तो चीजें रुक गई, पैसा ही नहीं है। अब मार्केट जब क्रैश होती है तो क्या होता है कि सेंटिमेंट्स खराब हो जाते हैं, लोगों को डर बैठ जाता है कि मार्केट क्रैश होती है। अब मार्केट क्रैश हो गई तो रेट स्टैग्नेंट हो गए, रेट बढ़े ही नहीं। नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना वॉज अ टास्क, क्योंकि अब पुराने में ही एक नेगेटिव गया है। सो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना आसान नहीं है। सो ये सारे सेंटिमेंट्स क्या हो गए, क्योंकि लोगों के माइंड में डर बैठ गया। समझ गया। अब उसके बाद अब गवर्नमेंट को तो काम करना है, एंड इट्स अ पब्लिक मनी। तो जब 2017 में, आई थिंक 2014 में, जब मोदी गवर्नमेंट आई, हम्म, स्टेबल गवर्नमेंट, सो उनके लिए सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि लोगों के घर जो रुके हुए हैं, एक वन ऑफ द मेजर एजेंडास यू कैन से दैट। सो उसके लिए सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन हुआ रेरा का, ओके। जो कि 2016 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ रेरा का, विच वॉज अ बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। लोग कहते हैं मार्केट क्रैश होगी इसके बाद भी, पर नहीं, एक रेगुलेशन, एक रेगुलेटरी बॉडी बीच में इन्वॉल्व हो गई, जो कि, उसके आने से चीजें हाँ, बहुत सही हो गई। अथॉरिटी, हम्म, बिल्डर और बायर, इन तीनों को वो मॉनिटर कर रही है। आज की डेट में रेरा आने से क्या हुआ कि रेरा आने के बाद जो भी प्रोजेक्ट है, अब आपको पहले प्रोजेक्ट की जमीन की रजिस्ट्री देनी है, और बिल्डर को बेसिकली। बिल्डर को, हाँ। जो कि पहले ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले। हम्म, यू नीड टू हैव अ रेरा लाइसेंस, रेरा नंबर चाहिए। अब रेरा नंबर कब मिलेगा, जब जमीन की आपके पास रजिस्ट्री होगी, एंड ऑल द नेसेसरी अप्रूवल्स टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन, टू लॉन्च द प्रोजेक्ट्स। चाहे वो फायर एनओसी है, चाहे कंसेंट टू कंस्ट्रक्शन है, चाहे आपका फंड फ्लो है, वो सारे अप्रूवल्स आपको एज अ रेरा को सबमिट करने हैं, एंड रेरा उसको इवेल्युएट करेगा। रेरा इवेल्युएट करेगा, देन दे विल गिव यू अ रेरा नंबर, एंड बिफोर रेरा यू कांट बैंक द चेक्स। जो आप मार्केट चेक लोग पिक करते हैं, पर यू कांट बैंक इट लीगली, दैट इज नॉट अलाउड। तो उससे क्या हो गया कि आपका पैसा सेफ हो गया। जिस दिन रेरा नंबर मिला उस दिन ही चेक बैंक होंगे। तो रेरा नंबर जब मिलेगा, जब सारे अप्रूवल्स इन प्लेस होंगे। तो एक जो बहुत बड़ी मिसिंग पार्ट था ना इस चीज के अंदर,
वो कवर हो गया, एक रेगुलेटरी बॉडी बीच में इन्वॉल्व हो गई। फिर उसके बाद रेरा ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया जो कि एस्क्रो अकाउंट्स का स्टेप था, जिसमें कि 70% ऑफ द अमाउंट इज ब्लॉक्ड, एंड आप जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है या जो भी आपको काम करना है या जो भी फीस देनी है, मार्केटिंग फीस देनी है, मार्केटिंग एक्सपेंस कर रहे हैं या जो अपने एक्सपेंस है, वो आपको 30% से यूज़ करना है। 70% विल बी रिलीज जब नेक्स्ट माइलस्टोन की डिमांड आएगी। पुराने वाला 30% 70% रिलीज होगा और नया वाला 70% ब्लॉक होगा अगले। तो पैसा हमेशा ब्लॉक्ड है एक सर्टेन अमाउंट, विच इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट। ऑब्वियसली पैसा ब्लॉक्ड है, पैसा अकाउंट्स में, और देन इट्स, और आपको पैसा विड्रॉ भी करना है 30% भी। सो आपको सारे ना वो CA सर्टिफिकेट्स देने हैं, आर्किटेक्चरल सर्टिफिकेट्स देने हैं, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको सबमिट करने हैं कि पैसा क्यों विड्रॉ हो रहा था। पैसे की सारी मॉनिटरिंग आ गई, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। बट येस, जो पिछले 7-8 साल में डाउन हुआ था, अब वो रियल एस्टेट कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, इट्स इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस। सो मैं, मेरे हिसाब से वो एक हाथी है। अब कोई हाथी अगर गिरा है तो उसको उठने में टाइम लगेगा, एंड गवर्नमेंट इज वर्किंग एग्रेसिवली ऑन दैट। गवर्नमेंट ने अभी सौमी फंड रिलीज किया जो स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स है उसके लिए, कि आप मेरे से पैसे लो, आप प्रोजेक्ट बनाओ, यस दिल गेट इट बैक। वो कैसे लेंगे वो एक अलग एंगल हो गया, पर उससे वो दे वांट टू इम्प्रूव की पुराने प्रोजेक्ट्स भी निकले। दो अलग एंगल हो गए, एक तो पुराने प्रोजेक्ट्स को निकालना हो गया, एक नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना हो गया। तो अब नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग में तो स्क्रूटनी बढ़ गई। तो पहले, अगर आप पता नहीं मतलब आपको आइडिया है या नहीं, पहले जितने प्रोजेक्ट एक महीने में आते थे, आज उतने प्रोजेक्ट एक साल में भी नहीं आते। हाँ, क्योंकि वो है ना कि एक बॉडी बैठी हुई है, वही पास करेगी तभी निकल पाएगा। पहले तो ये कोई भी उठ के आ जाता, चाचा चौधरी बनने के, हाँ चलो जी लो निकाल दो, और एक बंदे ने 4 प्रोजेक्ट निकाल दिए। और जिसके पास पैसे है वही कर सकता है, क्योंकि पहले उसको रजिस्ट्री करानी लैंड की। अब तो नोएडा अथॉरिटी ने स्क्रूटनी और बढ़ा दी है कि वो पेमेंट प्लान पर लैंड ही नहीं दे रहे, दे वांट कि डाउन पेमेंट करो एंड लैंड लो, विच इज पॉजिटिव। अगर मेरे पास आज 500 करोड़ हैं लैंड खरीदने के लिए, तो फिर रिस्क वैसे ही मिटिगेट हो गया, दोनों के लिए फायदा है, इवन बिल्डर्स के लिए भी फायदा है कि कोई भी नहीं घुस सकता मार्केट में कि हाँ कोई भी XYZ बिल्डर घुसा है कि चलो ठीक है जी, पैसा है नहीं तब भी बिल्डर बन गए। और कस्टमर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए तो फायदा है ही, क्योंकि उनके लिए तो सेफ्टी बहुत बढ़ गई, एक्सेसली बढ़ गई। भाई देखो ना, आज आप, मेरे पास पैसे हैं एज अ बिल्डर, अगर मेरे पास 500 करोड़ है तो मैं प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता हूँ। अगर मैंने 500 करोड़ की लैंड खरीदी है, सो देन मेरे लिए भी एक बड़ी चीज होगी ना, मैं उस प्रोजेक्ट को फ्लॉप करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे 500 करोड़ लग गए, फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने में पैसे लग गए। सो मेरे लिए भी मेरा 500 करोड़ पहले वो रिस्क नहीं था 500 करोड़ का, पहले वो 5-10 करोड़ का रिस्क था, अब वो 500 करोड़ का रिस्क हो गया, या जो भी एक प्रोजेक्ट की वैल्यू है। सो वो रिस्क इन्वॉल्व हो गया बिल्डर का भी, तो उसका भी स्टेक इन्वॉल्व हो गया ठीक ठाक लेवल पे। तो वो उतना रिस्क वो खुद ही, मतलब फंड का मिसयूज नहीं कर सकता उस चीज के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी बड़ी है मार्केट के अंदर। ठीक, अभी जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने इसमें एक चीज पढ़ी थी, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इवन व्हेन वी से कि नोएडा में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने नहीं, बिल्डर्स भाग गए, उस रिपोर्ट में लिखा था 90% चीजें नोएडा में डिलीवर हुई हैं, सिर्फ 10% ही स्टक हुआ था, जो स्टक भी हुआ है। बट क्योंकि वो एक ही वही है ना कि मेरा पैसा डूबा तो मेरे पूरे खानदान ये मान लेगा कि हमारा भी डूबेगा ही, तो कोई इन्वेस्ट करने को, तो वो उस तरीके थोड़ा फोमो क्रिएट हो गया था, या फिर फोमो तो नहीं बोलूंगा बट हाँ डर क्रिएट हो गया था। बट इसमें भी अब 10% में आज हम कहाँ पे हैं कि कितने परसेंट आपको लगता है अगले 2-3-4-5 साल में डिलीवर हो जाएंगे? भाई देखो, सबसे बड़ा जो क्रैश हुआ था दैट वाज इन आम्रपाली एंड जेपी। छोटे मोटे डेवलपर्स अलग थे, तो मेजर क्रैश आम्रपाली का 100% सोल्यूशन आ चुका है। एनबीसीसी इज एग्रेसिवली वर्किंग, और आई थिंक 60% के आसपास डिलीवरी दे चुका है एनबीसीसी। एंड अब देखो 2 साल ही हुए शायद उसको काम करते हुए, 2 साल में 60% डिलीवरी आ चुकी है, और अगले 2 साल में आई थिंक 100% वो आम्रपाली रिकवर हो जाएगा पूरा एज अ ग्रुप। मतलब एज अ ग्रुप मैं क्या नहीं दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा नहीं करेगा, बट उसके जो अनसोल्ड या जो कि नॉन डिलीवर इन्वेंटरीज थी जो बने नहीं थे ना, उसकी डिलीवरी आ जाएगी। अब तो लोग रह रहे हैं, अगर आप देखो आने वाले प्रोजेक्ट्स में लोग रह रहे हैं, शिफ्ट हो गए हैं। सेकंड इज जेपी, जो मैसिव इन्वेंट्री थी, जेपी में सुरक्षा का टेक ओवर हो गया है। सो सबसे पहले वो जिसके स्टेज नियर टू कंप्लीशन है उस पर काम कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज, ऐसे करके डिफरेंट स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया काम को, एंड उसकी फिर अब उसकी डिलीवरी आ जाएगी। तो अगले 3 साल के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि वी विल इन कंडीशन के 95-97% डिलीवरी जो कि रुकी हुई थी वो आ जाएगी मार्केट में, तो लोगों के घर मिल जाएंगे। एंड रेट्स तो बढ़ ही चुके हैं मार्केट के अंदर, जो कि 2,000-2,500 रुपये स्क्वायर फीट में प्रॉपर्टी खरीदी थी या 3,000 रुपये स्क्वायर फीट में खरीदी थी, आज
8,000 9,000 10,000 रुपये स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी को बिक रही हैं। हम्म, सो वो सब चीज़ें ट्रेडिंग में भी आ जाती हैं, तो वो इशू अब है नहीं, इस पर हाँ 2-3 साल लगेंगे और इसमें मैक्सिमम डिलीवरीज आ जाएंगी। ओके। तो बेसिकली प्रॉब्लम तो उन्हीं लोगों को हुई है जिन्होंने ये सोच के कि खरीदा नहीं कि यार मार्केट उठेगी नहीं उठेगी, बनेंगे नहीं बनेंगे। बट वो तो लोग आज भी प्रॉफिट में, जिन्होंने खरीद लिया था नहीं बना, बट आज भी अगर देखा जाए 10 साल में तो उनके रेट तो 4-5 गुना हो ही गए हैं। हो गए भाई। हाँ। जो 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट में खरीदी थी हम्म, प्रॉपर्टी, आज 8,000 7,000 9,000 10,000 डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, हम्म, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी क्या है, हम्म, उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रेडिंग है मार्केट में आज। ठीक है। तो भाई अब क्योंकि पुराना गंद क्लियर हो रहा है, नया तो बढ़िया है ही, जी और प्रेजेंट तो बढ़िया ही, जी। फ्यूचर क्या है, क्या सोच सकते हैं हम? आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, 2023 में आखिरी महीना चल रहा है। अगले 2 साल 3 साल में या 5 साल में भी अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है नोएडा कहाँ जा रहा है? इन टर्म्स ऑफ एनसीआर हम नोएडा को कहाँ देख रहे हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ इंडिया ऑल्सो अगर जब मैं बात करता हूँ, तो हम नोएडा को कहाँ जाते हुए देख सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। पहले थोड़ा प्राइसिंग पे बात करते हैं। आपको क्या लगता है प्राइसिंग कहाँ जा सकती है नोएडा की अगले 5 साल में? भाई मैं ना इसमें थोड़ा सा एक बात बोलूँगा, मैं आपको बोला पिछले 13 साल से मैं इंडस्ट्री के अंदर हूँ, हम्म, और मैं एक ही चीज़ बेच रहा हूँ, एयरपोर्ट आएगा रेट बढ़ेंगे, एयरपोर्ट ठीक है, आएगा रेट बढ़ेंगे। ठीक है। आज वो एयरपोर्ट बिल्कुल रियलिस्टिक कंडीशन में खड़ा है हम्म, कि अगले साल उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा ठीक है। एयरपोर्ट का, फेज 1 का। हम्म, सो वो एक जो सबसे बड़ा बूस्टिंग फैक्टर होता है इस हम्म, बात में कि एक कनेक्टिविटी जो कि गुड़गांव में थी, हम्म, मतलब गुड़गांव में जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, गुड़गांव नहीं हम्म, दिल्ली में बना, हम्म, बट आउटस्कर्ट्स ऑफ गुड़गांव यू कैन से, हम्म, या गुड़गांव उसके आउटस्कर्ट्स में था, तो गुड़गांव में मेजर बूम आया क्योंकि उसको कनेक्टिविटी मिल गई हम्म, अक्रॉस द ग्लोब। एयरपोर्ट आने से हाँ, पूरे ग्लोब में आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है उसके साथ, तो उसको कनेक्टिविटी मिली, तो वहाँ पर आईटी की डेवलपमेंट हुई, हम्म, मेजर आईटी हब बसा गुड़गांव, right, आईटी बसा तो रेजिडेंशियल डिमांड आई, रेजिडेंशियल बसा तो कमर्शियल की डिमांड आई, तो अक्रॉस मार्केट तो मतलब चिकन एक साइकिल है हम्म, कि पहले कौन आए वो नहीं पता, बट वो साइकिल चलती रहेगी। चलती रहेगी, ऐसी हम्म, चलेगी, हम्म, और रेट्स बढ़ते चले गए। हम्म, तो आज नोएडा भी उसी स्टेज में कि एयरपोर्ट आया है एंड दोनों ही दिल्ली के साथ हैं, दिल्ली के एक एंड पे गुड़गांव है, एक एंड पे नोएडा है। सो दोनों की वो, बट अब नोएडा में एयरपोर्ट आ गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसके अराउंड डेवलपमेंट आएगी, ठीक और है। आ चुकी है ऑलरेडी डेवलपमेंट, जो पिछले 13-14 दिख साल तो में रही है। डेवलपमेंट आई है। पर एक मेजर फैक्टर है, मतलब प्लानिंग, इट्स अ प्लान सिटी, गुड़गांव प्लान नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है इस चीज़ का। आप चंडीगढ़ का एग्जाम्पल लो, चंडीगढ़ से हर बंदा कहता है इट्स अ प्लान सिटी। अब अगर चंडीगढ़ को रिलेट करो, अगर चंडीगढ़ में आज पूरी डेवलपमेंट आ जाए, हाईवेज बन जाए, एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वैसे, पर उसको उसी लेवल की कनेक्टिविटी मिल जाए आईजीए के लेवल की, तो आप चंडीगढ़ में रहना पसंद करोगे। ऑब्वियसली, हाँ। तो वही नोएडा, वही नोएडा इज अ प्लान सिटी, एंड रोड्स, आपकी ग्रीनरी एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड, उसी लेवल पे कनेक्टिविटी प्लान्ड है। तो एयरपोर्ट आ गया एंड वो प्लानिंग ऑलरेडी है, तो आई थिंक आई शुड गिव नोएडा +1 दैट गुड़गांव। हाँ गुड़गांव मैच्योर हो चुका है, नोएडा बूम हो रहा है क्योंकि वहाँ पर वो आईटी डेवलप हो चुका है, रेजिडेंशियल डेवलप हो चुका है। यस डेवलपिंग तो चलता रहेगा, नए नए एरियाज तो बसते रहेंगे उसके अंदर, बट जो मेजर हब है वो बस चुका है, एंड रेट्स हैव गॉन अप लाइक एनीथिंग। तो नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटीज, मेट्रो कनेक्टिविटीज, रैपिड रेल, ये सारी कनेक्टिविटीज नोएडा के अराउंड आ रही हैं। फिर देर लॉट ऑफ एक्सप्रेसवेज जो उसको कनेक्ट करते हैं, उसको एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देते हैं, तो उसकी वजह से नोएडा में, नोएडा इज +1 अकॉर्डिंग टू मी, एंड इट विल गो अप लाइक एनीथिंग। अभी तो रेट्स बहुत कम है, गुड़गांव के लेवल पे देखें तो रेट्स बहुत कम है, कुछ भी रेट्स नहीं है, बट इट विल गो अप लाइक, मतलब देयर इज नो हायर लिमिट फॉर दिस। ओके। इसमें ना मतलब जब मैं ये बात कर रहा होता हूँ, जब इवन बिकॉज ये सारी जब बातें हो रही होती हैं, एक मैं अपना सवाल पूछना चाहता हूँ इसमें। व्हेन आई गो एंड मीट पीपल, ठीक है, एंड व्हेन आई टॉक टू माय क्लाइंट्स, एक ना आजकल पिछले स्पेशली पिछले 15-20 दिनों में ना मुझे बहुत एक टर्म सुनने को मिल गया है कि यार मार्केट इतनी बढ़ गई है, मार्केट अब क्रैश होगी। क्योंकि इतना पैसा, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट मैं आपसे स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ टू द पीपल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमको सुन रहे होंगे जिनको लगता है कि यार नोएडा तो खत्म होने वाला है। हाँ भाई, क्योंकि एक साथ ऐसे गया है, अब ये ऐसे आएगा, ठीक है, मार्केट यहाँ से यूं जाएगी जाएगी। तो उनके लिए आपका क्या है कि भाई लॉजिक क्या है इसके पीछे कि क्यों मार्केट नीचे नहीं जाएगी, ठीक है?
तो उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम्म, मैं भी डेली ये क्वेश्चन फेस करता हूँ। अच्छा। मेरी डेली कोई ना कोई मीटिंग होती है और ये हम्म, क्वेश्चन है कि नोएडा मार्केट स्टैग्नेट हो जाएगी या क्रैश करेगी। हाँ, बट मैं ना थोड़ा डिफर करता हूँ। क्यों? अब आप देखो अभी तक नोएडा में क्या था, एक बजट हाउसिंग, हम्म, एक एवरेज हाउसिंग ठीक है। जो हम बेच रहे थे। हम्म, सो वो 1,500 रुपये से लेके 2,500 रुपये स्क्वायर फीट में चालू हुई थी 2010-11 में। ठीक है। एंड उसमें करेक्शन आई है आज मार्केट के अंदर, जो कि पर वो रियलिस्टिकली 7,000 से लेके 11-12 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट पहुंची है। हम्म, ऐसा नहीं कि वो 25,000 पहुंच गई। जो लोग कहते हैं रेट्स बहुत बढ़ गए, दैट इज अ लग्जरी सेगमेंट जिसके रेट 18,000 है, 20 है, बट दैट इज बॉर्न टुडे। वो एक आज पैदा हुआ है मार्केट में जो नोएडा मार्केट से मिसिंग था। सो लोग क्या कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। एक नॉर्मल सेगमेंट है जो कि 1,500, 2,000, 2,500 से लेके आज अपनी 7,000 से लेके 12,000 की जर्नी अचीव करी है जिसने। और एक जो लग्जरी सेगमेंट है विच इज़ बॉर्न टुडे, जो कि 18,000, 16,000, 20,000 पे बॉर्न हुआ है, एंड उसकी जर्नी अलग है। तो दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। सो वो एक, आप सोचो ना, आपकी जर्नी अलग है और मेरी जर्नी अलग है, दोनों मिक्स नहीं हो सकती कभी नहीं, भी। right. सो अगर आपने आज रियल एस्टेट में स्टेप लिया है तो आपकी जर्नी अलग चलेगी, आपका एक्सपीरियंस अलग होगा। हम्म, मेरे को 13 साल हो गए तो मेरी एक जर्नी अलग रही है और अलग ही होगी। हम्म, मैंने शायद स्ट्रगल ज़्यादा करा, शायद आप स्ट्रगल कम करो, हम्म, कुछ भी हो सकता है। हम्म, सो वो दोनों को मिक्स करने की जरूरत है नहीं। एक नॉर्मल सेगमेंट जो कि अपनी एक जर्नी पे चल रहा है वो अपना चलेगा। हो सकता है वो 10 की जगह 12 होगा, 13 होगा, कल 14 होगा, 15 होगा। बट जो आज लग्जरी बॉर्न हुआ है 16, 17, 18 पे, वो शायद 40,000 भी टच करेगा, 50,000 रुपये स्क्वायर फीट टच करेगा। गुड़गांव में देख लो जो लग्जरी सेगमेंट्स हैं, 40,000 रुपीज स्क्वायर फीट, हम्म। 50,000 रुपये स्क्वायर फीट। अभी डीएलएफ कैमिलियस में एक 10,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट 100 करोड़ का ट्रेड हुआ है। बल्कि वहां तो गाड़ी से निकलते हुए आपको पानी में घुसना पड़ता है। रेनी सीजन में तो या तो वो प्रॉब्लम भी नहीं थी, या तो और ज्यादा ही इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड। हाँ। सो मैं कह रहा हूँ वो अलग जर्नी है। हम्म, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, दोनों जर्नी को मिक्स कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं 18 तक रेट पहुंच गया, पर नहीं, जो उसने 2,500 पे लगाया वो 9,000, 10,000 पहुंचा है, 18,000 चालू हुआ है, तो उसकी जर्नी सेगमेंट ही अलग है। अलग है। यार अब लग्जरी देखो नोएडा में है ही नहीं। नोएडा में आज क्या है लग्जरी? एक ओमेक्स फॉरेस्ट पा, हम्म, गुलशन डायनेस्टी का पोजीशन आ रहा है, काउंटी 107 का पोजीशन आ रहा है, और कोई लग्जरी प्रोजेक्ट है ही नहीं। तो मार्केट में लग्जरी की डिमांड तो अब आएगी। मैं उस दिन ना गूगल पे इसी क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन मेरे बार आता रहता है। हम्म, मैं गूगल पे सर्च करता नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्स, मतलब गौतम बुद्ध नगर की पॉपुलेशन कितनी है, करीब 22 लाख लोग यहाँ रहते हैं। ओके। अब एक फैमिली में मान लो 4 लोग रहते हैं, हम्म, तो करीब करीब 5.5 लाख घर हो गए। ठीक है। अगर आप 5 लोग भी लगा लो एक फैमिली में तो हम्म, 5 लाख घर हो गए। हम्म, अब जो 5 लाख एक नॉर्मल घर है, मैं अफोर्डेबल नहीं कहूँगा, नॉर्मल घर है, हम्म, उसमें 1% तो लग्जरी भी रहेगा। आज नोएडा में घर ही नहीं है। ओमेक्स फॉरेस्ट पार्क 200 फ्लैट, डायनेस्टी 200 फ्लैट, काउंटी 200-250 फ्लैट, 500-600 फ्लैट, कम से कम 5,000 फ्लैट तो बनेंगे लग्जरी के। लग्जरी की डिमांड तो आएगी जिस लेवल पर आईटी आ रहा है, जिस लेवल पे इंडस्ट्री मूव कर रही है, जिस लेवल पे लोग, पता है एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया, मैं लग्जरी में डील कर रहा हूँ आजकल। तो साउथ दिल्ली से जो लोग कोठियों में रहते थे, बिल्डर फ्लोर्स में रहते थे, वो बेच बेच के नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं, ओके। क्योंकि वहाँ पर डेली के इश्यूज हैं पार्किंग के, आपको एमिनिटीज़ नहीं है, एक एम्बियंस नहीं है, एक कम्युनिटी नहीं है जो कि सोसाइटी में मिलती है। बट वो एवरेज सोसाइटी में आना नहीं चाहते, उनको चाहिए लग्जरी लिविंग, बिकॉज वहाँ पर रियल एस्टेट इतना महंगा हो चुका है कि जो एक 250 गज का प्लॉट भी खरीदा होगा किसी टाइम पे 250 रुपये का, हाँ, आज 10 लाख रुपए गज का भी रेट है वहाँ पर। मैं रहा हूँ नॉर्थ दिल्ली में, 8-10 करोड़ के घर वाले भी 2 गाड़ियों की पार्किंग के लिए लड़ रहे होते हैं। हाँ, तो वो नोएडा में एक सोसाइटी में वो नहीं है, तो हम्म, उसके लिए उनको क्या चाहिए, वो एवरेज सोसाइटी में रहना पसंद नहीं कर रहे, हम्म, उनको चाहिए एक लग्जरी सोसाइटी। तो लग्जरी डिमांड तो बढ़नी है, अभी तो उसने फर्स्ट स्टेप लिया है, ठीक है। अभी तो पैदा हुआ है। सो ये मिथ है। ठीक है, चलो। अब इसमें ना एक चीज जो है ना कि जो आपने बोला ना, आप लग्जरी में डील कर रहे हो, इस पर भी बात करेंगे, बट इसमें मेरा एक पहले सवाल ये है, लग्जरी रियल एस्टेट बेसिकली है क्या? क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ? क्योंकि लग्जरी लोगों को लगता है यार मेरा 60 लाख का बजट है तो उसके लिए 1 करोड़ लग्जरी हो जाती है, जिसका 1 करोड़ का बजट है उसके लिए 1.5 करोड़ की लग्जरी हो जाती है, जिसका 2 करोड़ का बजट है उसके लिए 2.5 करोड़ की लग्जरी। तो सबको ना ये लग रहा है कि जो कि यार, मैं बेसिकली आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा ये बताओ कि ये होता क्या है लग्जरी रियल एस्टेट का, मतलब कुछ तो कोई डेफिनेशन होगी। भाई देखो,
लग्जरी की ना अपनी अपनी डेफिनेशन होती है हर बंदे की। ठीक है। मतलब आपके लिए शायद लग्जरी कुछ और हो सकती है, जैसे आपने बोला कि आप 60 लाख के घर में रह रहे हो, आपके लिए 1 करोड़ 1.25 करोड़ एक लग्जरी हो सकती है, और शायद मैं 5 करोड़ के घर में रह रहा हूँ और मेरे लिए 20 करोड़ एक लग्जरी है। मतलब उसकी तो कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं दे नहीं सकता, बट येस अगर आप प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं लग्जरी के अंदर कि Right. प्रोजेक्ट्स में क्या है, प्रोजेक्ट्स में क्या है कि व्हेन देयर इज अ मिक्स कम्युनिटी। ठीक अब है। नॉर्मली अभी तक नोएडा में क्या है कि 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम एक मिक्स कम्युनिटी है। ठीक है। तो कभी भी ना जो 2 बेडरूम वाला है, मतलब कोई भी गलत नहीं होता, मैं भी 2 बेडरूम स्टार्ट हुआ हूँ, फिर मैं 3 पे जाऊंगा, मैं 4 पे जाऊंगा, बट 2 बेडरूम और 4 बेडरूम एक होमोजीनियस लिविंग नहीं है। आज के डेट में लग्जरी में जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें होमोजीनियस लिविंग आ रही है कि 5 स्क्वायर फीट के साइज है या 7 स्क्वायर फीट के साइज है, ओके। एक ही लेवल की जेंट्री वहां रहेगी। फिर ठीक है। अब देखो इंटीरियर तो आप कितने भी कर लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, पर एक सोसाइटी का एक एंट्रेंस की फील, उस सोसाइटी के एंट्रेंस का एम्बियंस, उसका स्ट्रक्चर, उसकी डेवलपमेंट, उसके व्यूज क्या हैं। फॉर मी ग्रीनरी इज अ लग्जरी, फॉर मी गोल्फ कोर्स इज अ लग्जरी, अ फेसिंग प्रॉपर्टी, गोल्फ कोर्स फेसिंग प्रॉपर्टी इज अ लग्जरी। किसी के लिए वो लग्जरी है, मेरे लिए बहुत बड़ी लग्जरी है गोल्फ कोर्स फेसिंग चाय प्रॉपर्टी। पीते हुए मजा आएगा सुबह। मजा आएगा सुबह, जो व्यूज आएंगे, मेस्मराइजिंग व्यूज आएंगे, शायद लाइफ 5 साल एनहांस ही हो जाए। आप ग्रीनरी के अंदर रह रहे हो, वो एक लग्जरी का एंगल है। किसी के लिए मर्सिडीज लग्जरी है, किसी के लिए बेंटली लग्जरी है। सो लग्जरी की वो अलग बात है, बट यस एक होमोजेनियस लिविंग जिसमें कि एक ही लेवल के लोग और लिमिटेड लिविंग। मतलब आप समझो कि सोसाइटी में 100 फ्लैट है या 150 फ्लैट है या 200 फ्लैट है, लिमिटेड जेंट्री। आप अगर बात करो जैसे अब बजट हाउसिंग और नॉर्मल की बात करो, 1 एकड़ में 100 फ्लैट और लग्जरी में 1 एकड़ में 20 फ्लैट। फॉर मी दैट इज लग्जरी, कि आपकी जो कॉमन एमिनिटीज हैं उसकी शेयरिंग उतनी कम होगी। आप एक नॉर्मल सोसाइटी में जाते हो, उसमें क्या है ना, क्लब हमेशा फुल रहता है, क्योंकि वो 1 एकड़ में 200 फ्लैट भी हैं, 250 फ्लैट भी हैं, यहाँ पर 1 एकड़ में 25 फ्लैट है, तो वो एक फर्क आ गया। फिर आफ्टर पोजीशन क्या सर्विसेज हैं, हाउ डू वी मेंटेन। आप अरालियास, मंगोलियास, गुड़गांव में या कैमिलियस में जाओ तो देयर इज एन एंट्री एक्सपीरियंस, मतलब आपको अलग ही एंट्री देंगे। हॉस्पिटैलिटी इज टोटली डिफरेंट। मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप एक फ्लैट में जा रहे हो, सोसाइटी में जा रहे हो, आपको उसकी एंट्री पे लगेगा कि आप किसी होटल लॉबी में एंटर कर रहे हो। आप उसको एक अलग ही हॉस्पिटैलिटी दे रहे हो, अलग ही ड्रॉप ऑफ एक्सपीरियंस है। मतलब ये सारे एक्सपीरियंस जो होते हैं उसके अंदर ना, वो उस चीज को एनहांस कर देते हैं। आपने अब 12 साल पहले इसी से स्टार्ट किया था और इट्स समथिंग यू आर डूइंग राइट नाउ। तो अगर आप अभी ये कर रहे हो तो इसमें एक सवाल इसलिए भी है because there are a lot of people who wants to do, especially people who are into real estate wants to do luxury segment because बहुत lucrative है and पे भी थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो अगर उन लोगों के लिए ये सवाल है कि वो लोग अगर इस सेगमेंट में आना चाहते हैं, पीपल हु आर इनटू रियल एस्टेट, इनको 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, तो पहले तो वो कैसे आ सकते हैं? इसका कुछ कोई क्राइटेरिया है या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बिकॉज आप 12 साल से रियल एस्टेट में हो, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इसको लेकर? एक ना छोटा सा करेक्शन कि आई एम अ कंपनी, आई एम अ पार्ट ऑफ अ कंपनी। ठीक है। मैं एक कंपनी ओन करता हूँ, ठीक है। तो वी एज अ कंपनी आर इनटू एवरी सेगमेंट। ठीक है। हम लैंड डीलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। एंड हम कमर्शियल में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। कमर्शियल रेंटल से बनवा रहे हैं, हम कमर्शियल लीजिंग भी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लीजिंग भी कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल अपार्टमेंट से बेच रहे हैं और हम एक लग्जरी अपार्टमेंट से बेच रहे हैं। मैंने पिछले 13 साल में सब कुछ करा है। मैंने लैंड भी बेची है, मैंने नॉर्मल फ्लैट्स भी बेचे हैं, मैंने कमर्शियल ऑफिसेस शॉप्स भी बेचे हैं, मैंने कमर्शियल ऑफिसेस की लीजिंग भी करी है, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हो, वो लीजिंग भी करी है। और मैं आज लग्जरी बेच रहा हूँ, बस ये डिफरेंस है। ठीक है। कि मैंने शुरू से लग्जरी नहीं करी, बट मैं आज लग्जरी बेच रहा हूँ। बट एज अ कंपनी हम सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ ट्रेड करते हैं आज की डेट में। यस, मैंने कैरियर स्टार्ट किया था, देखो ऑनेस्टली जिस दिन कैरियर स्टार्ट किया था ना, उस दिन समझ नहीं थी क्या करना है बिजनेस में। उस दिन तो ये था कि प्रॉपर्टी बेचनी है। तो कर करके काफ़ी एफर्ट लगा, समझ आया कि डायरेक्शनल एफर्ट करना है। लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी कर रहे होते हैं। मेरे को मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कहता है कि इट शुड बी अ डायरेक्शनल एफर्ट। ठीक है। टाइम लगेगा पर रिजल्ट आएगा। अगर आप एक डायरेक्शन में चलते जाओगे तो आपको अपने रास्ते अपना मिल जाते हैं। मतलब दैट इज माई थ्योरी, और मैं उसी पे चल रहा हूँ आज की डेट में। मैं स्टार्ट हुआ था बेसिक से, आज मैं लग्जरी बेच रहा हूँ।
लग्जरी में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, फ्लैट्स। ठीक है। मतलब 5 के ही बेचे हैं, 3 के ही बेचे हैं, 10 के ही बेचे हैं, 15 करोड़ के बेचे हैं। सो बट इट्स अ जर्नी। येस, अगर किसी को लग्जरी सेगमेंट में आना है, पर उसको एक ना जर्नी देनी पड़ेगी। उसको एक नॉर्मल अपार्टमेंट्स या नॉर्मल कुछ भी वो करना पड़ेगा, क्योंकि ना लग्जरी सीम्स ईजी बेचना, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट इन द सेंस कि ना क्लाइंट क्या मांगता है, एक्सपीरियंस। जब आप क्लाइंट से मीटिंग में बैठते हो तो ना वो सबसे पहले मेरा मानना है कि पहले ना सेल्समैन बिकता है, फिर प्रोजेक्ट बिकता है। अब सेल्समैन क्यों बिकेगा? अगर उसको एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी मार्केट की, तो आंख नाक कान खुले रखने पड़ते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर हम बंद कर लेंगे तो मार्केट में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलेगा। सो आंख नाक कान खुले होंगे, एक्सपीरियंस होगा सेल्स का। अब जब क्लाइंट बैठेगा तो अब मेरे पास ना कोई थ्योरी बुक नहीं है, जब क्लाइंट क्वेश्चन पूछेगा तो अपने आप निकलता है आंसर। तो पहले इंसान बिकता है, फिर प्रॉपर्टी बिकती है। ठीक है। एक लास्ट सवाल है, जो लोग आज आपको देख रहे हैं, जो लोग आज आपको सुन रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या फिर इस सेगमेंट में काम करना चाहते हैं, डू यू ट्रेन पीपल, डू यू हेल्प पीपल? जो लोग रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, क्या आप उनकी हेल्प करते हो टू सेटअप देयर करियर इन रियल एस्टेट? और अगर आप करते हो तो वो लोग क्या आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? भाई यस, सी वी एज अ कंपनी, हमें भी नया टैलेंट चाहिए, ठीक। एनर्जी चाहिए, और यंग क्राउड चाहिए, मतलब किसी भी लेवल बंदा चाहिए जो काम करना चाहता हो। सो वी डेफिनेटली वर्क एंड वी ऑल्सो लर्न। मैं आपसे भी सीखता हूँ, आप मेरे से भी सीखते हो। ये इट्स अ साइकिल, आपकी कोई स्किल सेट हो सकती है, सो मैं वो भी सीखता हूँ। तो मेरे को तो लोग चाहिए जो मेरे लिए काम करेंगे। तो यस, हर बंदे को एक टाइम लगता है, एक जर्नी है हर बंदे की, और मैं वो टाइम देना चाहता हूँ। मैं एक एक बंदे का पर्सनली काम कर सकता हूँ सेल्स के लिए, उनको ट्रेन कर सकता हूँ। बट यस, उनको अपना फुल टाइम कैरियर बनाना है इस इंडस्ट्री में, दे आर मोस्ट वेलकम। हमारे ऑफिस आएँ और हम साथ मिलकर कैसे काम करेंगे, दैट वी कैन डिस्कस। ठीक है। मैं एक काम करूंगा गाइस, भाई के सारे इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन हैंडल मैं आपको डाल दूंगा, तो यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट हिम, एंड मेल आईडी भी डाल दूंगा। ठीक है। बाकी यही था भाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, इट वाज ग्रेट मीटिंग यू। सेम है भाई, थैंक यू। थैंक यू। इस पॉडकास्ट में हमने बात की नोएडा के बारे में, नोएडा के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में, एंड आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इन टर्म्स ऑफ मार्केट, एयरपोर्ट से क्या होने वाला है, सब चीज़ों के बारे में हमने बेसिकली बात की है। अगर आपको लगता है मेरे से कुछ छूट गया है या आप कुछ और सवाल हैं आपके जो आप जानना चाहते हो, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड आने वाले पॉडकास्ट में हम ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, चाहे वो नोएडा का हो, गुड़गांव हो, दिल्ली स्पेसिफिक। तो अगर आपके दिल्ली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर गुड़गांव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट डाउन कीजिए, एंड आई विल आस्क माय गेस्ट जो आने वाले हैं। ठीक है, अगली पॉडकास्ट में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय भूमि, जय भारत।